नफ़रत और जंग हिंदुस्तान के आज़मूदा हथियार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाइला अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं नैरमस। आज हम बात करेंगे भारतीय इंतखाबात में मुस्लिम दुश्मनी, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए और जंगी जुनून के किरदार पर। ये कोई राज नहीं रहा कि भारत में इलेक्शन जीतने का एक आज़मूदा नुस्खा है नफ़रत, ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और पाकिस्तान दुश्मनी। जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं, भारतीय मीडिया और हुकूमत मिलकर एक नया बयानिया तराशते हैं। इसमें कभी कश्मीरी, कभी पाकिस्तानी और हमेशा ही मुसलमान मरकज़ी दुश्मन बना दिए जाते हैं। आइए माजी की मिसालों से आगाज़ करते हैं। 1971 की जंग, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश वजूद में आया। इस जंग के बाद हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी को शेरनी कहा जाने लगा और उनकी मकबूलियत आसमान को छूने लगी। हालांकि इस फतह की कीमत हिंदुस्तान की मईशत ने चुकाई। महंगाई बढ़ी, आवाम में बेचैनी बढ़ी, यहाँ तक कि 1975 में हिंदुस्तान में इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी और जमहूरियत को मुअत्तल कर दिया गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की मोतदल शख्सियत और इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का फ़लसफ़ा हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा मकबूल नहीं हो सका। मनमोहन सिंह, जिन्हें भारत की आज़ाद मईशत का मेमार कहा जाता है, उन्हें ये खूबी भी मकबूलियत की बुलंदियों पर नहीं ले जा सकी। अब आते हैं नरेंद्र मोदी की तरफ, जिनकी सियासत का आगाज़ ही गुजरात 2002 के फसादात से हुआ। इन फसादात में हज़ारों की तादाद में मुसलमान मारे गए। मोदी इस वक्त वज़ीर आला थे। उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने न सिर्फ ये कि फ़सादात को रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि अपनी तकरीरों में मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए मियाँ मुशर्रफ जैसे अलक़ाबात भी इस्तेमाल किए। इन फसादात के बाद मोदी हिंदू कौम परस्तों के हीरो बन गए। ये वो वक्त था जब उन्होंने नफ़रत और मज़हब के कार्ड को अपनी शनाख्त बनाया और यही कार्ड इन्हें दिल्ली के इक़्तिदार के ऐवानों तक भी ले आया। 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला और उसके बाद 10 माह तवील मिलिट्री की मुहिम ऑपरेशन पराक्रम चलती रही, जिसमें लड़ाई कम और प्रोपेगेंडा ज़्यादा था। 2016 में उड़ी पर हमला होता है और फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद में होने वाली सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। ये सब इत्तफाकात नहीं थे, ये सोचा समझा सियासी मंसूबा था। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 40 भारतीय फ़ौजी जान से गए। इस हमले की जिम्मेदारी बग़ैर किसी ठोस सबूत के हस्बे मामूल पाकिस्तान पर डाल दी गई। फिर बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और मोदी जी पूरे भारत में चौकीदार के नाम से मशहूर हो गए। हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं। नतीजा, इलेक्शंस में बीजेपी को तारीखी कामयाबी मिली। अब पहलगाम वाक़े की तरफ आ जाते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि बीजेपी के उरूज के पीछे असल ताकत आरएसएस की है, मगर ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और बीजेपी के दरमियान हालिया बरसों में खलीज पैदा हुई है और वक्त के साथ साथ ये खलीज बढ़ती गई है। 2024 के इलेक्शंस में मोहन भागवत ने बराह रास्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गिर्द बनने वाली शख्सियत परस्ती को तनकीद का निशाना बनाया। आरएसएस ने बीजेपी की क़यादत को अना परस्त भी करार दिया और उन्होंने कहा कि घुमंड का हमेशा वही नतीजा निकलता है जो 2024 के इलेक्शंस में देखना पड़ा। आरएसएस से जुड़े कई हलकों ने बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगाया कि वो हकीकी कारकुनान को नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी को इन इंतखाबात में गैर मुतवक्के नुकसान उठाना पड़ा। सितंबर 2025 में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत 75 साल के हो रहे हैं। इस तंजीम को नए सरबराह का इंतखाब करना होगा। बीजेपी की क़यादत अब किसके हाथ में दी जाए, ये वो अहम सवाल है जो नए सरबराह का पहला बड़ा चैलेंज होगा और मोदी जी को अपनी जगह बरकरार रखने के लिए ख़ासा बड़ा जवाब पेश करना होगा। दूसरी तरफ अक्टूबर 2025 में हिंदुस्तान की रियासत बिहार में असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और बीजेपी की मकबूलियत पिछले कुछ अरसे में खासी मुतासिर हुई है। इसकी वजूहात महंगाई, बेरोज़गारी, किसानों के मसाइल और सबसे बढ़कर अक़लियतों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत अंगेज़ सियासत हैं। बीजेपी को इस सूरत हाल में आरएसएस की हमायत की फ़ौरी और शदीद ज़रूरत है। बिहार में मुसलमान वोटर्स का तनासुब 17% से ज़ायद है। बीजेपी को महागठबंधन से भी शदीद ख़तरा है, जो कांग्रेस और दूसरी जमातों का एक इत्तेहाद है। वहाँ किसानों, तुलबा और मज़दूरों में भी बेचैनी है। ऐसे में बीजेपी ने नाम नेहाद पहलगाम हमले के बाद स्टेज किए गए ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर सियासी इस्तेमाल किया है।
मोदी हुकूमत ने इसे कौम परस्ती की एक मुहिम में बदल दिया है। पटना में फौजी मुजाहरे किए गए, ब्रह्मोस मिसाइल की झलकियां दिखाई गईं और भारत माता की जय जैसे नारे लगवाए गए। बीजेपी ने मोदी को एक फ़ौजी मुहाफ़िज़ के रूप में पेश किया और बिहार में उनकी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आरएसएस ने बीजेपी के साथ कौमी सलामती और हिंदू यकजहती के नाम पर वक्ती हम आहंगी भी इख्तियार कर ली है और बिहार मुहिम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये ताउन एक नज़रियाती इत्तेहाद नहीं है, बल्कि हालात का तकाजा है। ऐसे में एक नाम नेहाद नया कौमी सानहा या सरहदी कशीदगी बीजेपी के लिए सियासी ऑक्सीजन बन सकती है, ख़ास तौर पर अगर उसे मीडिया के ज़रिए भरपूर तरीके से पेश किया जाए। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने पहले ही से इस तरह के सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात हमेशा इलेक्शंस के मौके पर ही क्यों होते हैं। यशवंत सिन्हा ने सवाल किया कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात ऐन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया है। तहकीक से पता चलता है कि बीजेपी जब भी अंदरूनी मसाइल जैसे बेरोज़गारी, माशी बहरान या अवामी गुस्से का सामना करती है तो वह इन जज्बात को कौमी सलामती और मजहबी शनाख्त के नाम पर मोड़ देती है। मीडिया में पाकिस्तान से बदला और मुसलमानों से ख़तरा जैसे नारे बुलंद होना शुरू हो जाते हैं और भारतीय वोटर जज्बात में आकर दोबारा बीजेपी को वोट दे देता है। कोई ये सवाल नहीं करता कि ऐसे वक्त में इंटेलिजेंस कहाँ थी और सिक्योरिटी की नाकामी का ज़िम्मेदार कौन है। माजी को देखते हुए ये अंदेशा बिल्कुल हकीकी नज़र आता है कि बिहार इलेक्शन से पहले बीजेपी दोबारा खून की सियासत करेगी। दूसरी तरफ भारत के अंदर का हाल भी बिगड़ रहा है। इख्तिलाफ राय को गद्दारी कहा जाता है। सहाफ़ी, तालिब इल्म, प्रोफेसर्स जो भी सवाल करता है वो देशद्रोही बन जाता है। ये सब कुछ महज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं है, बल्कि ख़ुद भारत के लिए भी ख़तरनाक है। तारीख़ हमें बताती है कि जंग के साए में वक्ती फ़तह तो मुमकिन है, लेकिन अमन और तरक्की सिर्फ सच्चाई, इंसाफ और हम आहंगी से ही आ सकती है। आज हिंदुस्तान खुद अपने ज़ख्मों पर पर्दा डालकर दूसरों को इसका ज़िम्मेदार ठहराता रहेगा तो कल वो खुद इन्हीं ज़ख्मों की बदौलत टूट फूट का शिकार हो जाएगा। जिस मुल्क का सियासी निज़ाम नफ़रत पे चले और जो अपने ही शहरियों को अपना दुश्मन समझे और अक़लियतों को दीवार से लगाए, इस तरह का निज़ाम कितना देर पा हो सकता है। इस सूरत हाल को राहत इंदूरी ने अपने इस शेर में बयान किया है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगली एपिसोड तक अपना ख्याल रखिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।